तो आइए इस खबर से आगे बढ़ते हुए पड़ोसी देश बांग्लादेश आपको लिए चलते हैं, जहां पर एक पुतला सरकार का गठन हुआ। आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपति की मूर्ति पर बुलडोजर चला दिया गया और इसके बाद बांग्लादेश कैसा दिखता है, एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट से आप समझिए। तो फिलहाल पुतला सरकार की रिजीम में बांग्लादेश कुछ ऐसा दिखता है, जहां पर हर हाथ हथियार है तो प्रदर्शनकारी छात्रों में कट्टरपंथियों की कट्टर मिलावट हो चुकी है। 15 साल सरकार चलाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना 15 मिनट के अंदर देश छोड़ने पर मजबूर हो गई, तो प्रदर्शनकारियों ने अपने इरादों को मजबूती के साथ सामने रखा। शेख हसीना के तख्ता पलट की खुशी के बीच आक्रमणकारी भीड़ ने कट्टरपंथी इरादों वाली आतिशबाजी की और इस आतिशबाजी में 8% से भी कम हो चुके बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के घर को फूंक दिया गया, लूटपाट कर दी गई, मंदिरों को निशाना बनाया गया। फिलहाल बांग्लादेश में हर तख्त गिराए जाएंगे ब्रिगेड का शासन चल रहा है, जहां पर रक्षकों ने ही राज करने की चाहत लिए देश में पुतला सरकार का निर्माण कर दिया। ये पुतला सरकार कल देर रात शपथ ग्रहण भी करने वाली है और इस पुतला सरकार की कट्टरपंथी कामयाबी का पहला सबूत यह है कि देश को मान सम्मान दिलाने वाले प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद के घर को आग के हवाले कर दिया गया। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये राहुल आनंद का घर था, जिनको आग लगाने से पहले लूटा गया। प्रदर्शनकारी उनके घर का सामान लूट कर ले गए और फिर आग के हवाले कर दिया गया। इस आग में वो 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जलकर खाक हो गए, जिसने बांग्लादेश को कई सांस्कृतिक मंचों पर ख्याति दिलाई थी। ये महज एक मामला मैंने आपको बताया। ठीक इसी तरीके से हर बांग्लादेशी हिंदू का घर इस वक्त खतरे के साए में है। हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है और जो प्रदर्शन में शामिल कट्टरपंथी हैं वो हिंदुओं को घर को उनको टारगेट कर रहे हैं। वहीं पर कुछ छात्र हिंदू मंदिरों को बचाने की कोशिश करते भी नजर आए हैं। फिलहाल पूरे बांग्लादेश में हर 50 से 100 किलोमीटर के बाद भाषा, संस्कृति या सभ्यता नहीं बदल रही है, बल्कि कट्टरपंथ का कैरेक्टर बदल रहा है। जो कहीं पर हिंदू घरों में आग लगाना चाहता है तो कहीं इनकी जान लेना चाहता है। और अब इस पूरी स्थिति को आप मोटे तौर पर समझ ही चुके हैं। ऐसे में सीधा टू द पॉइंट सवाल ये है कि क्या आप सपने में भी अपने भारत देश के अंदर ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजनीति ऐसा नहीं सोचती है। आप कांग्रेस नेताओं के ये बयान जरा देखिए। Worry something about what's happening in Bangladesh. But what's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible. नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घुसो घरों में ये घुसेगी जनता। जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है, देश की जनता से विरोध। राजनीतिक विरोध की भी कुछ सीमाएं होती हैं और जब ये विरोध देश में अराजकता फैलाने की हद तक पहुंच जाए तब वो खतरनाक हो जाता है। फिलहाल जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भारत में भी कभी बांग्लादेश जैसी स्थिति आ सकती है, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि हमारे देश में जनता सामूहिक नाराजगी का जवाब चुनावों के जरिए देती है। भले ही लोकसभा चुनावों के लिए 5 साल इंतजार करना पड़े, लेकिन बीच में अलग अलग राज्यों के चुनाव आते हैं और जनता के पास जवाब देने के लिए कई मौके होते हैं।
सत्ताधारी पार्टी राज्यों के चुनाव में हारती है तो वो जनता की भावनाओं को समझकर उसी के मुताबिक काम करती है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो सत्ता किसी और के हाथ चली जाती है। और देखिए, किसी भी देश में जब तख्ता पलट होता है तो उसमें लीड कैरेक्टर सेना ही होती है। अब भारत की सेना का जैसा इतिहास रहा, वहां पर अनुशासन ही सर्वोपरि है। उनका एक कारण यह है कि भारत की सेना के जो सिद्धांत हैं, वैसे सिद्धांत दुनिया के किसी दूसरे देश में सेना में देखने को नहीं मिलते। और भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक तो जरूर है, लेकिन वो भारत की सामूहिक शक्ति को दर्शाती है। वो भारत के लिए कभी भी लड़ सकती है, लेकिन भारत में कभी नहीं लड़ सकती है। तीसरी वजह है एक मजबूत लोकतंत्र। हमारे देश की जनसंख्या आज 140 करोड़ है, लेकिन हमारे देश का यह इतिहास रहा कि जब भी चुनाव हुए उसमें किसी की भी जीत हार हो, हारने वाला पक्ष विनम्रता के साथ उस हार को स्वीकार करता है। जबकि आप सोचिए, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका जैसे देश में भी हार के बाद कैपिटल हिल पर एक राजनीतिक दल के समर्थकों ने हिंसा की थी। वहीं हिंदुस्तान में चुनावों के बाद सत्ता को लेकर ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी गई और ना ही कभी देखी जा सकती है। सबसे ज्यादा आबादी वाले इस देश की यही खूबसूरती है, और जहां पर हर तख्त गिराए जाएंगे ब्रिगेड की बात है, तो जब साल 2011 में अरब स्प्रिंग आया था तब भी वो भारत में अराजकता के सपने देख रहे थे। और आज क्या स्थिति है? सीरिया आईसिस का गढ़ बन चुका है, यमन में हूथी और सरकार लड़ रहे हैं, ट्यूनीशिया में पीएम को बर्खास्त कर संसद को भंग कर दिया गया, तो मिस्र में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को फौज ने भगा दिया है, बहरीन में अल खलीफा परिवार के खिलाफ बोलना अपराध है, और लीबिया में कई गुट आपस में लड़ रहे हैं। यानी हर तरफ क्योस है, और उस क्योस के बीच भारत कैरिज्मेटिक रफ्तार के साथ विकास के पथ पर अग्रसर नजर आता है। और इसीलिए अगर दुरुस्त करने की जरूरत है तो दुरुस्त सोच को करनी होगी, जो ऐसा सोच भी सकते हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी पैदा हो सकते हैं।